अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद डिजिटल के साथ मैं हूं अवैस अली। नाज़रीन, आपने शौक की खातिर हर हद से गुजरने वाले बहुत सारे जुनूनी देखे होंगे, लेकिन आज आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे पाकिस्तानी से जिसने अपने शौक की खातिर अपनी डिग्री को छोड़ दिया। ये है मोहम्मद ताहिर। इन्हें ट्रैवलिंग का शौक़ है, मुल्कों में घूमने का शौक़ है, लेकिन इन्होंने बजाय इसके कि बाय एयर जाएँ, बाय ट्रेन जाएँ, बाय रोड जाएँ, इन्होंने पैदल चलने को तरजीह दी। अब ये करते क्या हैं? ये एक बैग उठाते हैं और निकल पड़ते हैं सफ़र करने को। मोहम्मद ताहिर अब तक सिर्फ चंद हज़ार रुपए खर्च करके 25 ममालिक, जी हाँ 25 ममालिक घूम चुके हैं। और सबसे मज़े की बात, ये रशिया के आखिरी कोने तक बैग पैक करके और लिफ्ट लेते हुए गए हैं और इन्होंने तकरीबन आधी दुनिया इस तरह घूम ली है। अब इनसे जानते हैं कि इन्हें ये शौक़ कैसे पैदा हुआ। क्या इन्हें चलने का मशवरा डॉक्टर्स ने दिया, क्योंकि अक्सर पैदल वॉक करने का मशवरा तो डॉक्टर्स ही देते हैं, और शायद इन्होंने डॉक्टर के उस मशवरे को ज़्यादा सीरियस ले लिया और 25 ममालिक पैदल चलते हुए देख लिए। आइए ज़रा ये सारी कहानी मोहम्मद ताहिर से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये 25 ममालिक घूमना, पैदल चलना, ये शौक़ का आगाज़ कैसे हुआ और ये किसने आपको मशवरा दिया कि आप पैदल चल निकले? हम तो चंद किलोमीटर तक चलते हैं और थक जाते हैं, 25 ममालिक घूम लिया आपने। असल में बात यह है कि सबसे पहले मैंने पाकिस्तान को जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो पाकिस्तान में एक जगह है नागा पर्वत बेस कैंप, तो वो मेरा पहला ट्रिप था ज़िंदगी का जिसमें मैं गया और मैं ख़ुद को एक्सप्लोर किया और पाकिस्तान के इतने खूबसूरत ग्लेशियर पहाड़ों में ट्रैवलिंग की तकरीबन 2-3 साल। और उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में इतनी ज़बरदस्त किस्म के पहाड़, ग्लेशियर्स, लेक्स हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान जब देख लिया तो फिर मैंने कहा अब दुनिया को भी इसी तरह से बंदा ट्रैवल करे और हाइकिंग स्टाइल में, कि जिसमें आपको पैदल चलना पड़े 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर। तो वो एक बड़ा मज़े का एक्सपीरियंस होता है जिसमें कि आपको पैदल चल के एक जो नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है और लोगों से इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है और सीखने का मौका मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है ना बाय रोड या उस तरह से कम मिलती हैं, तो इस वजह से मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये बैग पैक करना क्या है और ये लिफ्ट लेने वाला आपके ऊपर एक जो है टैग लग चुका है कि आप लिफ्ट लेकर मुख्तलिफ ममालिक में घूमते हैं, तो ये सारा सफ़र होता कैसे है? सो बेसिकली मैंने जब स्टार्ट किया था, मेरा पहला इंटरनेशनल जो ट्रिप था वो 4 ममालिक का था, जिसमें रशिया, अज़रबैजान, ईरान और बेलारूस, ये 4 कंट्रीज़ में मैंने बैक पैकिंग और हिच हाइकिंग की थी। हिच हाइकिंग का मतलब होता है कि आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में या एक सिटी से दूसरी सिटी में लिफ्ट लेकर ट्रैवल करते हैं। तो मैंने उस स्टाइल में ट्रैवलिंग की जिसमें कि मुझे कम बजट में मैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर सकूँ, क्योंकि मेरे पास उस टाइम बजट थोड़ा था और मैं फ़्लाइट के ज़रिए या बस के ज़रिए ट्रैवल नहीं कर सकता था। तो इस वजह से मैंने इस सफ़र को चूज़ किया जिसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और ये चीज़ें मैंने सब फॉरेनर्स से सीखी थी जो पाकिस्तान आते थे हिच हाइकिंग लिफ्ट लेके। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस होता है, इससे बड़ा कुछ आप सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं और बड़ी हॉस्पिटैलिटी नज़र आती है कि मुख्तलिफ ममालिक में लोग किस तरह से अपने घरों में होस्ट करते हैं, रस्ते में सफ़र में आपको खाना ऑफ़र कर देते हैं, ट्रैवलिंग में गाड़ी ऑफ़र कर देते हैं। तो ये सारे एक्सपीरियंसेस बड़े मज़े के होते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, अब तक आपने कितने ममालिक जो है इस तरह बैग पैक करके और लिफ्ट लेकर घूमे आप, और सबसे दूर आप कहाँ पे गए? अभी तक तकरीबन मैंने 25 कंट्रीज़ का ट्रैवलिंग कर चुका हूँ बैक पैकिंग हिच हाइकिंग स्टाइल में। और इसमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी मेरी अभी तक की रही है वो रशिया में रही है, जो कि मैंने टोटल जर्नी 29,000 किलोमीटर की थी। उसमें से रशिया में मेरी लॉन्गेस्ट जो जर्नी थी वो कमचातका आइलैंड है, जो रशिया का आखिरी जजीरा है। वो बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए वहाँ वॉल्केनोज़ हैं और उस जजीरे पे तकरीबन मैंने 7 दिन गुजारे थे। और वहाँ पे मेरी अभी तक की नॉलेज और एक्सपीरियंस में शायद कोई पाकिस्तानी अभी तक वहाँ नहीं गया। वो बिल्कुल अलास्का के करीब लगता है। तो वो जगह ऐसी थी कि जहाँ जाके मैं ख़ुद भी बड़ा अमेज़ हो गया था कि इस तरह के पहाड़ और वहाँ पे जो बर्फ़ानी रीच हैं वहाँ पाए जाते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की ब्यूटी थी और बड़ा मज़ा आया वहाँ पे। अब तक आप कितने टूर्स कर चुके हैं और ये जो 25 ममालिक का सफ़र है, क्या ये सिर्फ एक ही टूर में या मुख्तलिफ मराहिल में आपने ये तय किया? जी, ये मुख्तलिफ मराहिल में मैंने तय किया। सबसे पहला जो मेरा ट्रिप था वो 2018 में था, जो 4 ममालिक का मैंने किया। उसमें रशिया, अज़रबैजान, बेलारूस और ईरान से फिर पाकिस्तान आया था मैं। उसके बाद सेकंड ट्रिप जो था मेरा, उसके बाद वो था मिडल ईस्ट का, जिसमें मिडल ईस्ट के 7-8 ममालिक थे, जिसमें कि UAE, ओमान, बहरीन, कतर, सऊदीया, जॉर्डन और ईरान। ये सारे ममालिक का सफ़र भी मैंने इसी तरह से 2 से ढाई महीने में कंप्लीट किया था। 14,000 किलोमीटर तकरीबन सफ़र था। और उसके बाद फिर लास्ट ईयर मैंने इसी तरह से एक और ट्रिप किया था, जो कि लॉन्गेस्ट उसको कह सकते हैं आप, 7 से 8 ममालिक का। वो भी ढाई महीने में मैंने कंप्लीट किया, जो कि मलेशिया, थाईलैंड, कम्बोडिया, वियतनाम, लाओस, फ़िलीपींस, इंडोनेशिया
ये और सिंगापुर, तो इसको भी मैंने इसी स्टाइल में किया। और बाकी इसके अलावा मैंने मुख्तलिफ छोटे कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है, जो कि वन ट्रिप करके आज़रबाईजान हो गया, फिर इसी तरह दुबई हो गया, फिर और कंट्रीज़ हैं। तो इस तरह टोटल मिला के, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया की जो कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और रशिया, इनको भी मैंने फिर दोबारा 2 दफ़ा एक्सप्लोर कर चुका हूँ। तो इस तरह आप कह सकते हैं 25 कंट्रीज़ अब तक ट्रैवल कर चुका हूँ। अच्छा, आपके पास जब आप सफ़र करते हैं तो सिर्फ एक अदद बैग होता है, तो ये आज ज़रा पिटारी खोलें, उस बैग के अंदर क्या होता है? वो कौन सी ऐसी ज़ंबील है कि आपने उसके अंदर वो सारे लवाजमात रखे होते हैं जो सफ़र के दौरान आपको पेश आते हैं, जो आपको ज़रूरत होती है, रात कहाँ पे गुजारते हैं, और सबसे अहम चीज़ उस बैग के अंदर जो चीज़ें हैं वो ज़रा आज बताइए। बेसिकली बैग पैकिंग उस चीज़ को कहते हैं कि जिसमें कि आप अपने कम बजट में और कम अशिया के साथ ट्रैवल करें। तो उसका पर्पज़ यही होता है कि आपने कम से कम वज़न उसमें डालना है, ताकि वो बैग पैक आपने ख़ुद उठा के ट्रैवलिंग करनी होती है। कभी आपको पैदल चलना पड़ता है, कभी बस पे, कभी ट्रेन पे, तो हो सकता है आपको 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़े। तो इसलिए हम कम से कम सामान रखते हैं, और उसमें हम मेजर 3 चीज़ें ही रखते हैं। कुछ ड्राई फ्रूट आइटम्स रख लेते हैं जो कि खाने पीने के लिए हेल्प करते हैं, पानी की बोतल हो जाती है, फिर फर्स्ट एड का कुछ सामान हो जाता है, और फिर सोने के लिए टेंट हो गया, और स्लीपिंग बैग हो गया, मैट्रेस हो गया, और कुछ कपड़े हो गया आपके। तो ये सारी चीज़ें आपने उसी बैकपैक के अंदर मैनेज करनी होती है, जिसके थ्रू आपका पूरा सफ़र, पूरा वो 2-2.5 महीने का सफ़र आपका मैनेज होता है, और आप सबको इंजॉय करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, सफ़र के और भी बहुत सारे तरीके हैं। आप बाय एयर जाते हैं, अक्सर लोग जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, छुट्टियाँ गुजारने के लिए जाते हैं। पैदल चलने को ही आपने क्यों चूज़ किया? इसके पीछे कोई ख़ास मोटिवेशन है या किसी को देख के आप इंस्पायर हुए? बेसिकली मैंने जैसा कि शुरू में बताया था कि मुझे हाइकिंग और रनिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है, और मैं पाकिस्तान में तकरीबन कोई बहुत सारे ग्लेशियर्स और बहुत सारे पहाड़ों पे हाइकिंग कर चुका हूँ, जिसमें से नांगा पर्वत बेस कैंप का दोनों साइड्स हैं, इसी तरह से, और कराक्रम ग्लेशियर पे इतने सारे पहाड़ हैं जहाँ पे मैं हाइकिंग और ट्रैकिंग करता हूँ। तो इसलिए मुझे वो शौक़ था, तो उस शौक़ को कंटिन्यू करने के लिए, और फिर ज़ाहिरी बात है इंटरनेशनल ट्रिप्स आप जब करते हैं तो वो फिर एक बहुत एक्सपेंसिव शौक़ होता है। तो अपने बजट को मैनेज करने के लिए तो आप हिच हाइकिंग और बैक पैकिंग करके उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। और पैदल चलने में मुझे तो कोई मसला नहीं था। एक दिन में मैंने अभी रिसेंटली 45 किलोमीटर ट्रैवल किया हुआ है एक दिन के अंदर। तो मुझे उसमें कोई मसला नहीं होता, आराम से आप 45 किलोमीटर 40 किलोमीटर एक दिन में चल सकते हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना इनसाइड फ्रेश और नेचर से जो कनेक्शन होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त फील होता है आपको। अच्छा, आप 25 ममालिक घूमे हैं, सबसे खूबसूरत मुल्क कौन सा लगा? पाकिस्तान तो सबको ही अच्छा लगता है, बीइंग पाकिस्तानी तो हम यही कहेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अलावा कौन सा मुल्क आपको बहुत अच्छा लगा, और किस मुल्क के जो लोग हैं उन्होंने आपको बहुत अच्छे से वेलकम किया? आई थिंक मुझे पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज़बरदस्त मुल्क लगा वो रशिया था। उसकी वजह यह है कि रशिया के लोगों के बारे में हमने एक परसेप्शन बिल्ड किया हुआ है। मैं जब पाकिस्तान से जा रहा था, लोग कह रहे थे बहुत ज़्यादा रैशिस्ट हैं लोग वहाँ के, उनकी सोच इस तरह की है, वो लोग वेलकम नहीं करते। लेकिन जब मैं वहाँ गया, मैंने बिल्कुल ही ऑपोजिट उनको पाया। उन लोगों ने मुझे अपने घरों में होस्ट किया, उन लोगों ने मुझे हॉस्पिटैलिटी दिखाई, और ख़ास तौर पे मैं चेचनिया, ग्रोजनी, दागिस्तान गया, जहाँ पे बड़े मशहूर हैं वहाँ के खुबैब, जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में वर्ल्ड चैम्पियन रहा है। तो उसके गांव में गया, और वहाँ लोगों की जो हॉस्पिटैलिटी थी वो अमेजिंग थी। उन लोगों ने मुझे घरों में होस्ट करके और इतनी ज़बरदस्त किस्म की खिदमत की, तो मुझे उस रशिया से इतना प्यार हो गया कि फिर दोबारा भी मैं रशिया गया था। और उन लोगों का जो कल्चर है, उनकी हॉस्पिटैलिटी, उनकी माउंटेन्स, उनकी ब्यूटी, एवरीथिंग इज़ अमेजिंग देयर। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो सारा सफ़र है, अखराजात कितने होते हैं, और ये जो वीज़ा प्रोसेस है, अक्सर हम लोग सिर्फ दुबई का वीज़ा लेना हो या किसी स्पेसिफिक छोटी सी कंट्री का वीज़ा लेना हो, वो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाता है, मिलते नहीं है। तो ये पैसे कितने लगते हैं, या आपके कितने लगे, और वीज़ा प्रोसेस किस तरह आप मैनेज करते हैं? ये डिपेंड करता है हर मुल्क का ना। कुछ ममालिक के लिए तो ई वीज़ाज़ होते हैं। ई वीज़ा ऐसी चीज़ है कि आप इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर से अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए कुछ ख़ास डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि आपकी फ़ोटोग्राफ होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, इस तरह से कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके FRC वगैरह चाहिए होते हैं। और कुछ वीज़ाज़ होते हैं जो वीज़ा ऑन अराइवल होते हैं, जैसे कि पाकिस्तान के लिए मैं कह सकता हूँ कि कीनिया हो गया, अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ वीज़ा ऑन अराइवल हैं, और इसी तरह आज़रबाईजान ई वीज़ा है। तो ये वो वीज़ाज़ हैं जो बहुत आसानी से मिल जाता है। फिर कुछ वीज़ाज़ के लिए आपको उनकी एम्बेसी जाना पड़ता है, इस्लामाबाद में या कराची में, तो उनकी जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ता है। अब वीज़ाज़ की फ़ीस हर मुल्क की डिफरेंट है, लेकिन ऑन एवरेज मैं ये कह सकता हूँ 10,000 से लेके 25,000 के दरमियान
हर मुल्क का आपको वीज़ा मिल जाता है। और जिन कंट्रीज़ के वीज़ाज़ पाकिस्तान से नहीं मिलते तो आपको इन्विटेशन मंगवाना पड़ता है, उसके थ्रू आप अप्लाई करते हैं। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए मुझे सम टाइम 6 महीने भी लग गए, सम टाइम 3 महीने में मेरा काम हो गया। तो इसलिए मुझे पूरा साल पहले उसकी वर्किंग करनी पड़ती है, वीज़ा अप्लाई कैसे करना है, किस तरह से उसको कंप्लीट करनी है उस जर्नी को। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है। अच्छा, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि कोई एक बच्चा स्कूल कॉलेज भी जा रहा है, एकेडमी ट्यूशन भी जा रहा है, फिर भी अगर वो शाम को 10-15 मिनट लेट आता है ना, तो वालदा कहती है कि तुम कर क्या रहे हो, तुम अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हो। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी डिग्री छोड़ दी, अपना प्रोफेशन छोड़ दिया और सिर्फ घूम फिर रहा है, आपके वालिदैन आपको क्या कहते हैं? बिल्कुल, शुरू में तो वालिदैन ने मुझे भी यही कहा था कि आप इस प्रोफेशन को क्यों चूज़ करें, बट मैंने कहा कि ये मेरी हॉबी भी है और साथ में मैंने अपनी इस हॉबी को ना प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। बिकॉज़ मैं अब टूरिज़म के बिज़नेस से वाबस्ता हूँ, मैं लोगों को टूर्स करवाता हूँ पाकिस्तान में भी और इंटरनेशनली भी। तो जो एक्सपीरियंस मैंने सीखा और मैंने हासिल किया, अब वो लोगों को शिफ्ट कर दिया और लोग आगे ट्रैवल करते हैं तो मेरे से मेंटोरिंग लेते हैं, मेरे से पूछते हैं कि कैसे सफ़र कर सकते हैं और किस तरह से इस जर्नी में शामिल हो सकते हैं। तो मैं लास्ट टाइम रशिया में 35 लोगों को पाकिस्तान से लेके जा चुका हूँ। इसी तरह मिडल ईस्ट में फीफा वर्ल्ड कप था कतर में, तो वहाँ पे भी पाकिस्तान से 20-25 लोगों को अपने साथ सफ़र में शामिल किया। तो अब मैं इंटरनेशनल ट्रिप्स हो गए, लोकल ट्रिप्स हो गए, नॉर्दर्न एरियाज़ गिलगित उनज़ा में, तो यहाँ से लोग जो हैं वो मेरे साथ शामिल होते हैं और उनको मैं गाइड करता हूँ इस हवाले से। तो ये अब एक मेरा प्रोफेशन भी, पैसे भी कमा रहे हैं। अच्छा, आप जो कुछ अब तक कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों का ये करना ख्वाब होता है लेकिन वो अचीव नहीं कर पाते। अब मुझे ये बताएं, अगर कोई आपकी स्टोरी से इंस्पायर होकर, आपसे इंस्पायर होकर जाना ही चाहता है, किसी जगह ट्रैवल करना चाहता है, किस तरह ट्रैवल कर सकता है, कौन से प्रोसेसेस और कौन सी वो छोटी छोटी की पॉइंट्स है जो उसको जहन में रखने पड़ेंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर अपने शहर में रहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने शहर से बाहर निकलें, अपने शहर को पहले एक्सप्लोर करें, फिर उस शहर से बाहर निकल के आप पाकिस्तान के अंदर देखें, इतनी खूबसूरत पहाड़ हैं, झीलें हैं, डेजर्ट्स हैं, मैदान हैं, उनको एक्सप्लोर करें। जब तक अपने शहर से आप बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप, मेरा नहीं ख्याल, आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपको लोगों का पता नहीं चलेगा। क्योंकि सफ़र में इंसान बहुत सारी चीज़ें सीखता है और सफ़र से आपको पता चलता है दूसरे लोगों का, उनके कल्चर का, उनके फूड का, उनकी हॉस्पिटैलिटी का, तो बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं। लेकिन स्टार्ट आप पाकिस्तान से ले, पाकिस्तान में एक्सप्लोर करें। जब आप पाकिस्तान को देख लें सही तरह से, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लें वो कंट्रीज़ जहाँ का वीज़ा ईजीली मिल सकता है आपको, आप उधर जाएँ। आज़रबाईजान जा सकते हैं आप, अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं, कीनिया, युगांडा, रवांडा, वहाँ जा सकते हैं आप, श्रीलंका जा सकते हैं, मलेशिया, थाईलैंड जा सकते हैं। तो उन कंट्रीज़ में जाएँ। और सफ़र कोई ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा आपको मुश्किलात आएंगी। आपको जो सफ़र आप पाकिस्तान में कराची से लाहौर करते हैं या कराची से इस्लामाबाद करते हैं, बस उसी किस्म का सफ़र आपको करना है, लेकिन उसमें थोड़े सा आपने प्लानिंग के साथ चलना है। आपको पता हो कि उस मुल्क की करेंसी क्या है, उस मुल्क में किस तरह के खाने खाए जाते हैं, उस मुल्क में ट्रैवलिंग के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप प्लानिंग करें तो इंशाल्लाह आपका सफ़र अच्छा रहेगा। आपने मुश्किलात का जिक्र किया, ये 25 ममालिक घूमते हुए आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कोई नाखुशगवार वाक़या, कोई ऐसा मुल्क जहाँ के कुछ लोगों ने आपके साथ गलत बर्ताव किया, या कोई ऐसा मुल्क जहाँ पे लोगों ने बहुत अच्छा आपके साथ बर्ताव किया? हाँ बिल्कुल, मेरे साथ बहुत ज़्यादा मुश्किलात आई कि सम टाइम मैं हिच हाइकिंग कर रहा था, तो ईरान में एक दफ़ा मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ कि रात का लेट टाइम हो गया था, 10 बज गए थे और मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही थी और मैं इंतज़ार कर रहा था एक जगह पे। तो फिर वहाँ पे तकरीबन 2 घंटे मैं इंतज़ार कर के जब थक गया तो फिर मैं पैदल चलना शुरू हो गया, कोई आधा घंटे बाद फिर एक शॉप मिली मुझे। वहाँ शॉप पे फिर मैं थोड़ा देर इंतज़ार किया, वहाँ उन्होंने हेल्प की मुझे और फिर फाइनली वहाँ से मुझे कोई गाड़ी मिली है जिसके थ्रू मैं अपनी लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। तो इसी तरह मुझे 2-3 दफ़ा रशिया में इस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ा कि वहाँ के लोगों की जो है ना ज़बान का बड़ा फ़र्क था, ज़बान वो इंग्लिश नहीं बोल सकते थे। तो सम टाइम आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात सामने आ जाती हैं कि लैंग्वेज बैरियर आ जाता है और आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते उनके साथ। तो फिर वहाँ पे बड़ा मसला बन जाता है सम टाइम कि आप उनको किस तरह से अपनी लैंग्वेज में बताएंगे कि मुझे इधर जाना है या मैंने इस जगह पे लोकेशन में पहुँचना है। तो सम टाइम मुझे लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प भी किया। रशिया से मैं बेलारूस जा रहा था तो वहाँ पर मुझे जो लोकल ने होस्ट किया था तो उसने आधा घंटा तकरीबन मेरा इंतज़ार किया जब तक वो बंदा आ नहीं गया जिसका मैं इंतज़ार कर रहा था। तो फिर उसके साथ उसने अपनी ज़बान में कम्युनिकेट करके बताया कि ये आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, ढूंढ रहा है। तो ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं आपको। अच्छा, आपने 25 ममालिक घूमे। यहाँ पे हम एक बस का सफ़र करते हैं तो अक्सर बुजुर्ग भी कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र होता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। 25 ममालिक घूमने के बाद आपने क्या सीखा अब तक?
मैं समझता हूँ कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सफ़र से सीखी हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है कि लोगों की जो मेंटालिटी होती है, लोगों का जो परसेप्शन हम बिल्ड कर देते हैं पहले से ही ना, कि ये तो पाकिस्तानी लोग तो इस तरह के हैं, रशियन लोग तो इस तरह के हैं, वो चीज़ एक्चुअली इस तरह से नहीं होती। दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हर जगह पाए जाते हैं। सिर्फ ये है कि आपने ख़ुद अपने आप को जो है ना पॉजिटिव रखना है, आपने नेगेटिव माइंडसेट के साथ नहीं जाना। तो आप ऑटोमेटिकली अच्छे लोगों से मिलेंगे, आपको अच्छे लोग नज़र आएंगे और आप उनसे खुद ब खुद आपके साथ इंटरेक्शन होगा उनका। और दूसरी चीज़ मैंने ये सीखी कि आप जब जा रहे होते हैं सफ़र में, हमेशा मतलब आप अपने साथ जो है ना कुछ ना कुछ छोटे मोटे गिफ्ट्स रखा करें, क्योंकि मैं जब भी जाता हूँ ट्रैवल करता हूँ पाकिस्तान से कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, और जिनके पास जा रहा हूँ उधर उनको वो गिफ्ट देता हूँ तो उनको इतना अच्छा फ़ील होता है, और वो आपको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रखते हैं कि ये पाकिस्तान से हमारे दोस्त आए थे और उन्होंने हमें इस तरह के जो है ना कम्प्लीमेंट्री कुछ किया था। तो मुझे इस तरह के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली लोगों से, और ये सारी चीज़ें मैंने वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में जो मैंने फॉरेनर्स को होस्ट करता था और अभी भी मैं करता हूँ, काउच सर्फिंग प्लेटफॉर्म से लोग गोरे आते हैं तो उनको होस्ट करते हैं, पाकिस्तान का कल्चर और फूड और हॉस्पिटैलिटी एक्सपीरियंस कराते हैं। तो उन लोगों से ये चीज़ें सीखी हैं और मैंने खुद ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी। तो ये बहुत सिंपल है, आप भी अगर करें तो आपको भी मज़ा आएगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा, अभी तक आपने बहुत कुछ थ्रिलिंग कर लिया, 25 ममालिक घूम लिए, रशिया घूम आए, बल्कि 2 दफ़ा घूम आए। नेक्स्ट क्या ऐसा एक्साइटिंग करने वाले हैं या इससे कुछ मुनफरिद करने वाले हैं, या नेक्स्ट कौन सा मुल्क ऐसा है जिस पे आपकी नज़र है कि वहाँ तक पहुँचना है पैदल? अभी मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ताला यहाँ से यूरोप और यूके मैं बाय रोड ट्रैवल करूँगा, जो कि पाकिस्तान से ईरान, ईरान से टर्की, टर्की से फिर पूरा यूरोप क्रॉस करते हुए यूके जाऊँगा। ये तकरीबन कोई 20 ममालिक का सफ़र बनता है और इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि इसको 2 से 3 महीने में कंप्लीट करूँगा। तो अभी उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, उसमें वीज़ाज़ और उसके जो टोटल डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट समर्स में इरादा है कि इसको कंप्लीट करेंगे। तो नाज़रीन, ये थे मोहम्मद ताहिर, जिन्होंने अपने शौक़ की खातिर डिग्री छोड़ी और उसके बाद शौक़ को ही अपना बिजनेस बना लिया। आपके अंदर कौन सा ऐसा शौक़ है और आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए किस हद तक जा सकें, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, सबसे पहले पाकिस्तान।